Dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी का छठा लेक्चर, ये पांचवा नहीं है, छठा लेक्चर है। सिक्स्थ लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के 5 लेक्चरों में अपन ने इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर की बहुत सारे प्रोविजंस सीखे हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस सीखी हैं, जिनमें बोनस, कमीशन, अलाउंसेज, भत्ते, ग्रेचुटी, पेंशन, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव और वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में कैलकुलेशन से संबंधित प्रावधान बहुत विस्तार में और सरल तरीके से सीखे हैं। आज के इस लेक्चर में अपन चर्चा करने वाले हैं परक्विजिट्स यानी अनुलाभ अर्थात सुविधाएं। कर्मचारी को, किसी भी कर्मचारी को उसकी संस्था या उसके नियोक्ता के द्वारा नगद वेतन और भत्तों के अलावा कुछ सुविधाएं दी जाती है। सुविधाएं मतलब वस्तु के रूप में अथवा सेवा के रूप में अथवा निःशुल्क या रियायती दर पर किसी वस्तु का उपयोग करने की जो सुविधा दी जाती है, वो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक निश्चित प्रावधानों के तहत कर योग्य अथवा कर मुक्त होती हैं। अब समस्या जो आती है वो है अनुलाभ, यानी सुविधाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। तो इनमें से मुख्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित इनकम टैक्स के प्रावधान इस लेक्चर में अपन सीखने वाले हैं। तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से अटेंड करें और साथ में नोट्स भी बना लें, ताकि एग्जामिनेशन में आपके ये चीज़ें काम में आ सकें। तो आइए अपन बात करते हैं परक्विजिट्स यानी अनुलाभ। अनुलाभ जितने भी हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, अनुलाभ, परक्विजिट्स या फैसिलिटीज। सबसे पहली जो अनुलाभों की कैटेगरी है वो है सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अर्थात वो सामान्य कर्मचारी है या विशिष्ट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है अथवा निजी कर्मचारी है या अर्ध सरकारी कर्मचारी है। ये कुछ सुविधाएं जैसे मकान की सुविधा या रहने की सुविधा, एकोमोडेशन फैसिलिटी, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, ऋण की सुविधा, भोजन की सुविधा, उपहार की सुविधा, ये कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती हैं। अब हमारे सामने दूसरी समस्या आएगी जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, और वो समस्या आएगी कि कर योग्य है तो कितनी राशि कर योग्य हो, क्योंकि जो भत्ते हैं उनकी राशि तो तय होती है कि 200 रुपये प्रति माह भत्ता मिल रहा है, 24,000 रुपये सालाना भत्ता मिल रहा है, तो वो मूल्य फिक्स होता है 24,000 रुपये या 200 रुपये। लेकिन यह मकान की सुविधा है, तो मकान की सुविधा का मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके संबंध में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये तो पहले प्रकार के अनुलाभ। कम से कम अनुलाभों का या सुविधाओं का नाम हमें याद रखना है कि मकान की सुविधा, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, ऋण की सुविधा, भोजन की सुविधा, उपहार की सुविधा, ये सारी सुविधाएं सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ। चाहे सामान्य कर्मचारी है चाहे विशिष्ट कर्मचारी है, ये अनुलाभ सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर मुक्त होता है। तो चूंकि ये सुविधाएं कर मुक्त हैं, इसलिए इनके मूल्य निर्धारण की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। इनमें कर मुक्त वाली जो सुविधाएं हैं उनमें कौन कौन सी है याद रखना है। सबसे पहला है कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, टैबलेट, इस तरीके की सुविधा। कंप्यूटर की सुविधा कब मानी जाएगी? जब कर्मचारी को
कंपनी का कंप्यूटर या लैपटॉप उसके निजी कार्यों के लिए उपलब्ध हो, यानी घर में दे दिया जाए काम में लेने के लिए, तब सुविधा मानी जाएगी। इसी तरीके से विदेश में दी गई सुविधा, कोई भारतीय नागरिक भारतीय कंपनी का कर्मचारी है और उसे विदेश में सेवा पर लगा दिया गया है, तो विदेश में दी गई सुविधा भी सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होती है। उसके बाद है अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर, जिसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते हैं। तो यदि कोई अनुलाभ कर्मचारी के लिए कर योग्य है, लेकिन वो टैक्स की राशि यदि नियोक्ता चुका देता है, उसकी संस्था चुका देती है, तो ऐसा टैक्स जो अनुलाभों पर लग रहा है, वो टैक्स यदि नियोक्ता ने चुका दिया तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारी के लिए कर मुक्त होती है। अगली सुविधा है घर से कार्यालय तक आने जाने की सुविधा। घर से कार्यालय तक आने जाने के लिए उसे कोई वाहन दिया जाता है, या कंपनी का जैसे अपन देखते हैं कि बहुत सारी स्कूल अपने आसपास में हैं और उन स्कूल की स्कूल बस चलती है, और उस स्कूल बस में यदि कोई कर्मचारी आता है जाता है तो उससे कोई किराया नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से घर से ऑफिस तक आने जाने की यदि फ्री में सुविधा मिली हुई है तो ये भी सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। इसी तरीके से प्रशिक्षण या रिफ्रेशर कोर्स की सुविधा या सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं। ध्यान रखना है, कोई भी सुविधा किसी इंडिविजुअल कर्मचारी को नहीं दी जाती है, बल्कि सामूहिक रूप से उस संस्था के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को यदि ये सुविधा दी जाती है तो ऐसी सुविधा भी सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होती है। तीसरी श्रेणी की जो सुविधाएं हैं वो है केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सर्वप्रथम उस कर्मचारी को पहचानना पड़ेगा कि वो विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी है अथवा सामान्य कर्मचारी है, सामान्य श्रेणी का कर्मचारी है। कोई कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी कब कहलाएगा, उसके लिए कुछ नियम हैं जिनकी विस्तृत और डिटेल में व्याख्या अपन बाद में करेंगे। संक्षेप में केवल इतना बता देते हैं कि विशिष्ट कर्मचारी कोई कर्मचारी जैसे कंपनी का प्रबंधक है, वो विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है, और उसको मिलने वाले सालाना वेतन और सुविधाओं के कुल मूल्य के आधार पर भी वो कर्मचारी विशिष्ट होता है। जैसे किसी कर्मचारी का वेतन यदि साल भर का 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। तो यदि वो विशिष्ट कर्मचारी है तो ये सुविधाएं कर योग्य होगी, यदि वो विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो ये सुविधाएं कर योग्य नहीं होगी, अर्थात कर मुक्त हो जाएगी। ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है? कुल मिलाकर के ऐसी ये 5 प्रकार की सुविधाएं हैं। पहली है मोटर कार की सुविधा, लेकिन मोटर कार की सुविधा घर से कार्यालय आने जाने के लिए नहीं है, उसके निजी प्रयोग के लिए है। इसी तरीके से घरेलू नौकरों की सुविधा, घरेलू नौकरों का नाम हो सकता है फरास, माली, चौकीदार। ये उस कर्मचारी के घर पर काम करते हैं और उनका पैसा कंपनी के द्वारा चुकाया जाता है, उनकी नियुक्ति भी कंपनी के द्वारा की जाती है। तो घरेलू नौकरों की सुविधा, गैस, बिजली, पानी की सुविधा, शिक्षा की सुविधा और परिवहन व्यवसाय के कर्मचारियों को यात्रा की सुविधा, ये 5 सुविधाएं ऐसी हैं जो केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है। यदि वो कर्मचारी विशिष्ट नहीं है तो ये सुविधाएं कर योग्य नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि मकान की सुविधा है, तो मकान की सुविधा है तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है का मतलब ये हुआ कि वो विशिष्ट कर्मचारी है तब भी कर योग्य है, और सामान्य कर्मचारी है तब भी कर योग्य है, विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तब भी कर योग्य है। लेकिन मोटर कार की सुविधा है तो मोटर कार की सुविधा केवल विशिष्ट के लिए कर योग्य है, अर्थात यदि वो कर्मचारी विशिष्ट नहीं है, उसका वेतन निर्धारित सीमा से कम है, वो प्रबंधक के नाम से नियुक्त होने वाला कर्मचारी नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो फिर ऐसी सुविधा उसके लिए कर मुक्त हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी सुविधाएं, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि गैस, बिजली, पानी। अब गैस, बिजली, पानी की सुविधा कब कहलाएगी और गैस, बिजली, पानी के व्ययों का पुनर्भरण कब कहलाएगा, ये थोड़ा सा समझ लेना है। कि जैसे यदि मान लीजिए कि गैस, बिजली, पानी
के जो कनेक्शन हैं वो कर्मचारी के नाम से हैं। इसका मतलब उन गैस बिजली पानी के बिलों का भुगतान करने की जिम्मेदारी कर्मचारी की है। अब यदि कर्मचारी की जिम्मेदारी है भुगतान करने की और उसकी कंपनी यदि उन बिलों का भुगतान कर देती है तो फिर ये गैस बिजली पानी की सुविधा नहीं कहलाएगी, बल्कि गैस बिजली पानी के व्ययों का पुनर्भरण कहलाएगा। और गैस बिजली पानी के व्ययों का पुनर्भरण होते ही ये यहाँ इस कैटेगरी में यानी कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान होने के कारण से सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो जाएगा। लेकिन यदि गैस बिजली पानी के बिल कंपनी के नाम से आ रहे हैं, अर्थात कंपनी का सिलेंडर है, कंपनी की बिजली है, कंपनी के मीटर में रीडिंग आ रही है, कंपनी के नाम से बिल आ रहा है, लेकिन उसका उपयोग कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, तब ये सुविधा मानी जाएगी। और यदि ये सुविधा है तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य है, बाकी सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। और यदि ये सुविधा नहीं है, व्ययों का पुनर्भरण है, तो फिर सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो जाएगी। तो इसी तरीके से मोटर कार की सुविधा, फराश की माली की सुविधा। अब मोटर कार की सुविधा है या व्ययों का पुनर्भरण है, फराश माली चौकीदार की सुविधा है अथवा व्ययों का पुनर्भरण है। यदि व्ययों का पुनर्भरण होगा तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो जाएगा, और यदि ये व्ययों का पुनर्भरण नहीं है बल्कि सुविधा है तो फिर केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होगी। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने जो खास बातें सीखी है उनमें केवल इतनी ही बातें हैं कि जितने भी अनुलाभ या सुविधाएं हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। उन तीनों में से विशिष्ट कर्मचारी वाली जो बात है उसको खास तौर से ध्यान रखना है, और बाकी की अब इन सुविधाओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं, कर योग्य राशि का निर्धारण कैसे करते हैं, ये अपन अगले 1-2 लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।